हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर से है। और इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से जितना भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जितना भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कवर हो जाए। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हमारा थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं, ये हमारा एक मोटर है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमारा एक रोटर होगा और दूसरा स्टेटर होगा, ठीक है। और ये सब सभी को पता होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जब हम लोग रोटर के अंदर थ्री फेज सप्लाई देते हैं, यानी स्टेटर के अंदर जैसे ही थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो हमारे इंडक्शन मोटर में या फिर सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जो कि काफ़ी छोटा वीडियो है, 10 मिनट का अप्रॉक्स। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे मोटर के अंदर जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड आता है थ्री फेज सप्लाई देने के बाद, यानी 120 F डिवाइडेड बाई P, ये वैल्यू कहाँ से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है, यानी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। क्यों नहीं होता है, इसका भी मैंने डिस्कस किया है किसी वीडियो में, काफ़ी, वो भी छोटा ही वीडियो है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये मान लीजिए हमारा एक रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थ्री फेज मोटर है, तो सिंपली हम लोग थ्री फेज सप्लाई देंगे, RYB। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, यानी ये रिलेशन हमारा कहाँ से आया, NS, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंगल फेज लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सिंगल फेज यानी एक फेज में कम से कम दो पोल होगा, यानी वन पोल पेयर, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारा इस तरह से वाइंडिंग रहता है, और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा इसके साथ। और यहाँ से मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं IR, और इस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रल, ठीक है। और इसके अंदर जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये सिंपली हम लोग दे रहे हैं सिंगल फेज। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल फेज लेकर के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और इस डायग्राम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा IR इसके अंदर करंट है, और ये हमारा टाइम है। इसका जो टाइम पीरियड है, ये है हमारा मान लीजिए T सेकेंड, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/F, जो हमारा F यहाँ पे जो है ये क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देंगे, तो इसके अंदर सिंपली हमारा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरह से वाइंडिंग किया हुआ है कोर के ऊपर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना, ये इस तरह से बना, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यानी जैसे ही ये हमारा हाफ पॉजिटिव साइकिल गया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना। अब देखिए जैसे ही हमारा यहाँ से हाफ नेगेटिव साइकिल जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका पॉलरिटी चेंज होगा, यानी इधर हमारा साउथ हो जाएगा और इधर हमारा नॉर्थ हो जाएगा। और आगे भी इसी तरह से क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो इधर फिर से नॉर्थ होगा, इधर फिर से साउथ होगा, फिर इधर साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यही सिचुएशन होता है, ठीक है। यानी हमारा जो फ्लक्स है ये क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हम लोग को यहाँ पे रोटेशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा फ्लक्स जो है रोटेट करेगा। तो यही रीजन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इंडक्शन मोटर पे, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को, यानी NS को समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली सिंगल फेज लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तरह से जब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को यहाँ से लेकर के यहाँ पे लाया, यानी एक तरह से 360 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। यानी ये नॉर्थ जो है इधर आ जा रहा है, और ये साउथ जो है इधर आ जा रहा है,
यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन लगा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, 360 डिग्री, और इसको 1 रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम लग रहा है ये मान लेते हैं t सेकेंड, यानी 1/f सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस वाले पार्ट को इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f सेकेंड में क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 रिवॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बता रहा हूँ मैं, ये 3 फेज बेसिस पे बता रहा हूँ, इसको आप ये नहीं सोचिएगा मैं सिंगल फेज बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बस मैंने यहाँ पे बता दिया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो 1/f सेकेंड में हमारा क्या हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/f, यानी ये हो जाएगा हमारा f रिवॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि 60 सेकेंड में कितना हो रहा है, 60 सेकेंड और 1 मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट लिखेंगे 60 सेकेंड को, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 60 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया यही है हमारा ns, यानी ns इक्वल टू 60f। लेकिन ये किसके लिए है, जब हम लोग यहाँ पे पोल पेयर एज्यूम करके चल रहे हैं, यानी पोल पेयर पर फेज, और यहाँ पे पोल पेयर कितना है, 1 है, सिंगल फेज है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक पोल पेयर लेके चल रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि एक पोल पेयर में सिंपली हमारा क्या होता है, p/2 होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ns का वैल्यू आया है, यानी ns इक्वल टू 60f। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज लेकर के चल रहे हैं। तो सिंगल फेज लेकर के चल रहे हैं, तो एक फेज के लिए हम लोग मिनिमम 2 पोल यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि पोल पेयर इक्वल टू होता है p/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, सिंगल फेज था, तो सिंगल फेज यानी 1 पोल पेयर, तो 1 पोल पेयर के जगह क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा p/2। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं हमारा नंबर ऑफ पोल कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा नंबर ऑफ पोल 2 है। अगर हम लोग तीनों फेज देंगे, ठीक है, और मिनिमम एक पोल रहेगा, यानी एक पोल पेयर, तो सिंपली ये क्या होगा, p/2, और यहाँ पे पोल पेयर कितना है, 3 है, तीनों फेज के लिए एक एक, तो यहाँ से p/2 हो जाएगा, देयरफॉर p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पोल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और सिंपल सी बात है, तीनों फेज के लिए अगर हम लोग एक एक पोल यूज करेंगे तो 3 पोल के लिए कितना हो जाएगा, 6 पोल होगा। तो यहाँ से निकला हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली 1 पोल लेकर के चल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे p/p होता है। ठीक है, यानी पोल पर पेयर। तो यहाँ पे सिंपली जब हम लोग सिंगल फेज लेके चल रहे थे, तो ये क्या होगा, 60f/pp की जगह क्या लिखेंगे, p/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 120f/p। ठीक है, और यहाँ पे जो p है ये है हमारा नंबर ऑफ पोल्स। अगर आपका वैल्यू यानी जो पोल है ये अगर पेयर में दिया हो तो सिंपली हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नहीं तो अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी 120f डिवाइडेड बाय p। तो इस तरह से हम लोग इस रिलेशन को निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हुआ कि हम लोग जैसे ही 3 फेज सप्लाई देंगे स्टेटर के अंदर, तो हमारा जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि ns स्पीड पर रोटेट करेगा, यानी 120f/p। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये मोटर जो है इंडक्शन मोटर है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे इसका मतलब क्या हुआ, जो रोटर है इसके अंदर, रोटर के अंदर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा एक करंट इंड्यूस होगा, और ये जो करंट और वोल्टेज है इसका कुछ पावर फैक्टर होगा और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि रोटर के अंदर ईएमएफ क्या होता है, यानी ईएमएफ कितना वैल्यू का जनरेट होता है, करंट किस तरह से जनरेट होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, और इन दोनों वोल्टेज और करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है और कैसे रिलीज होता है। तो इस पूरे टर्म को समझने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। और आपको पता है कि इंडक्शन मोटर जो है हमारा सिंपली ट्रांसफार्मर की तरह होता है, और ट्रांसफार्मर
हर किसी को पता होगा बेसिक क्या होता है ट्रांसफार्मर और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, हमारा दो वाइंडिंग होता है। सबसे पहला है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में भी यही दो वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं रोटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये होता है कि जो रोटर वाइंडिंग होता है ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, यानी अगर स्क्वायरल गेज रोटर है हमारा तो ये इंड रिंग से क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। और अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो वहाँ पे हम लोग सिंपली स्लिप प्लस ब्रश को कनेक्ट करके हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, वाइंडिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है इसका रेजिस्टेंस होगा और इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, क्योंकि ये कॉइल है तो कॉइल सिंपली यहाँ पे इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और इसको मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए यानी मैग्नेटाइजिंग करने के लिए क्या होगा, हमारा एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा हुआ मेन वाइंडिंग। इसका मैं नाम दे देता हूँ R1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग का। ये हमारा X1 हो गया और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, करंट डिवाइड होगा तो ये मान लेते हैं XM यानी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और ये हमारा हो गया RC यानी कोर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, और इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए इसी तरह हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नेट कोर कपल्ड है ये कोर से, तो सिंपली यहाँ पे मैं कोर ड्रॉ करता हूँ और इधर होगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग यानी रोटर। और इधर भी हमारा वाइंडिंग है तो इधर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ रिएक्टेंस होगा इसका। ठीक है, तो इसको मैं R2 देता हूँ यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और X2 यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। तो अभी तक ये जो डायग्राम है ये हमारा ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा एक तरह से इंडक्शन मोटर। ठीक है, जिसका सेकेंडरी शॉर्टेड है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये 1:1 का हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यानी जितना वाइंडिंग इधर है उतना ही नंबर ऑफ टर्न इधर है, यानी दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये हमारा इंडक्शन मोटर है तो सिंपली हम लोग पहला कंडीशन लेके चलते हैं स्टैंड स्टिल का। ठीक है, यानी जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, लेकिन रोटर जो है उस सिचुएशन में लॉक्ड है यानी स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ से मान लीजिए हमारा करंट आ रहा है I1। ठीक है, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है और इसके अंदर हमारा फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, और इसके अंदर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हमारा, ये मान लीजिए हमारा है F। ठीक है, अब देखिए जब हमारा स्टैंड स्टिल है यानी हमारा रोटर जो है रुका हुआ है, तो उस सिचुएशन में जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है 1:1 का है। तो सिंपली जो वोल्टेज हमारा प्राइमरी में होगा वही वोल्टेज हमारा क्या होगा, सेकेंडरी में होगा। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा E1 होगा वही वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारे E2 में। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ये 1:1 का नहीं है। ठीक है, यानी जो मोटर है 1:1 का नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग स्टैंड स्टिल पे जो वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर की तरह है। तो ट्रांसफार्मर का जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है यानी E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू K। ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है तो यहाँ से देखिए सिंपली हमारा E1/E2 इक्वल टू N1/N2 होगा और यहाँ से हम लोग को निकालना है E2। तो E2 इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा N1 इंटू E2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा E1 इंटू N2।
देयरफॉर E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा E1 इंटू N2/N1, ठीक है। तो ये हमारा एक अल्टरनेट मेथड है, किस तरह से हम लोग स्टैंड स्टील का जो EMF इंड्यूस हो रहा है रोटर के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टैंड स्टील पे, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी होगा, क्योंकि स्टैंड स्टील पे जो हमारा स्लिप है ये क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे अगर आप जो कीजिएगा इनटू कीजिएगा, 1 से इनटू भी कीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टैंड स्टील सिचुएशन पे जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, मान लीजिए एफ हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो यही फ्रीक्वेंसी हमारा एफ आर यानी रोटर के अंदर भी होगा, ठीक है। तो पहला ये वोल्टेज हो गया स्टैंड स्टील पे, दूसरा ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और तीसरा जो हमारा करंट है, ठीक है। करंट का वैल्यू देखते हैं स्टैंड स्टील पे क्या होगा। करंट को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो हमारा X2 है यानी जो रिएक्टेंस है रोटर का, ये सिंपली क्या होता है 2πfl, ठीक है। तो स्टैंड स्टील में जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इस वाइंडिंग के अंदर में भी यानी रोटर के अंदर भी सेम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमारा एक्सएल क्या हो जाएगा 2πfl, यानी सिर्फ हमारा जो पहले था X2 का X2 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो तीसरा है हमारा रोटर रिएक्टेंस, ये हमारा सिंपली हो जाएगा X2, यानी जो पहले था वही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग सिंपली क्या निकाल लेंगे, करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होता है हमारा V/R, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या AC सर्किट है, तो AC सर्किट में सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे V/Z, और V का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है यानी E2 हो जाएगा, और Z का वैल्यू हम लोग को पता हो जाएगा यानी यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, जो कि रोटर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। रेजिस्टेंस किसी से मतलब नहीं रखता है, तो ये जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे हो जाएगा X2 का स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा ये सारा स्टैंड स्टील का है, यानी ये वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, रिएक्टेंस हो गया, और ये हमारा लास्ट करंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करता है यानी मोटर के अंदर क्या आ रहा है, स्लिप आ रहा है। स्लिप हमारा कुछ नहीं है, NS यानी स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय NS, यही हमारा स्लिप है। यानी जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करेगा तो मोटर के अंदर हमारा क्या जनरेट होगा, एक स्लिप आएगा। तो स्लिप आने के कारण इन पांचों पे यानी इन चारों पे क्या असर पड़ता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट रनिंग कंडीशन, ठीक है, और एट स्लीप एस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज यानी जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वाइंडिंग यानी रोटर वाइंडिंग के अंदर, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए आपको पता होगा, सिंपली अगर आप डीसी जनरेटर को लेकर के चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डीसी जनरेटर में जो हमारा ईजी होता है ये होता है 5ZNP/60, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्पीड पे है। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर के अंदर क्या आ रहा है, हमारा स्लिप आ रहा है। स्लिप हमारा कुछ नहीं है, NS माइनस NR है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पहले जो स्पीड था यानी पहले हमारा NS था जो कि 120F/P पे रोटेट कर रहा था, और इस सिचुएशन में हमारा रोटर का जो स्पीड था यानी NR ये क्या था, 0 था। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड था, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब दोनों अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड था ये काफ़ी हाई था। तो इस सिचुएशन में रोटर के अंदर जो करंट था और जो हमारा वोल्टेज था ये काफ़ी हाई था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा आप लोगों ने, हाँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करने लग गया तो हमारे मोटर के अंदर आया स्लिप, ठीक है। तो इस स्लिप के आने से जो हमारा E2 है यानी EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा S इंटू E2 हो जाएगा। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जनरेटेड EMF जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड पे, तो स्पीड हमारा क्या हो रहा है, NS माइनस NR हो गया। इस सिचुएशन में जब हमारा स्लिप आया तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, S से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा E2 का, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन आया यानी जो हमारा वोल्टेज हुआ रोटर के अंदर ये हो गया S इंटू E2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला हमारा टर्म आ गया यानी
जैसे इस मोटर के अंदर स्लिप आएगा तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये इतना आ गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि जो हमारा करंट है, ठीक है, करंट को देखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जो हमारा रिएक्टेंस था, यानी x2 इक्वल टू क्या था स्टैंड स्टिल कंडीशन में 2 पाई एफ एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा करंट है रोटर के अंदर, उसका पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी पे क्या असर हो रहा है जैसी मोटर के अंदर स्लिप आया। तो देखिए इसका मैं डिराइव कर देता हूँ इक्वेशन। आपको पता है कि एन एस इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी, ठीक है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सिंपली यहाँ से हम लोग का एफ हो जाएगा पी इंटू एन एस बाय 120, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा। उसी तरह ये हमारा क्या था, सिंपली सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो था वो था। और रोटर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड क्या चेंज हो रहा है, एन एस माइनस एन आर, यही हमारा क्या स्लिप है। तो इसके कारण हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा यानी एफ आर यानी रोटर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा सिंपली पी इंटू एन एस बाय 120। और एन एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए जब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपली जो वैल्यू आएगा एफ आर बाय एफ इक्वल टू पी इंटू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 120। और फिर हम लोग ये वाला वैल्यू देंगे यहाँ पे सिंपली पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 120 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ आर बाय एफ इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। यहाँ से पी बी पी कैंसिल हो जाएगा। और आपको ये पता है कि इतना जो वैल्यू है हमारा ये क्या होता है, एस होता है यानी स्लिप, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया एफ आर बाय एफ इक्वल टू एस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एस इंटू एफ, ठीक है। यानी जैसे ही हमारा मोटर जो है, जो रोटर रोटेट करने लगा तो उसके कारण हमारे रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाइंडिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ ये हो गया हमारा एस इंटू एफ टाइम्स, ठीक है। यानी हमारा फ्रीक्वेंसी वैरी करने लग गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी है यानी एफ आर, ये क्या हो गया एस इंटू एफ हो गया, ठीक है। यानी हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो हमारा x2 भी चेंज हो जाएगा। x2 कैसे चेंज होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 इंटू पाई और f के जगह हम लोग अब क्या लिखेंगे s इंटू एफ, ठीक है, इंटू एल, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गया। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल इंटू एस। और इस पूरे टर्म को हम लोग फिर से क्या लिख देंगे x2 इंटू एस, ठीक है। यानी रोटर का जो रिएक्टेंस होगा जब हमारा रोटर रोटेट करने लग गया यानी स्टैंड स्टिल से बाहर आ गया, तो उस सिचुएशन में जो हमारा रिएक्टेंस होगा रोटर का वो ये हो जाएगा। यानी दूसरा जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा x2 इंटू एस यानी रोटर रिएक्टेंस एट स्लिप s, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि I2 के अंदर यानी रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो करंट सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा V बटा R। तो ये AC है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे V बाई जेड। और यहाँ से हम लोगों ने वोल्टेज निकाल लिया पहले सिचुएशन में, ये क्या है हमारा S इंटू E2। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे S इंटू E2 डिवाइडेड बाय, और Z के जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z के जगह यहाँ पे सिंपली हो जाएगा रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस X2 यानी X हमारे यहाँ पे चेंज हो गया यानी S इंटू X2 हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा Z हो जाएगा तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर और इसका पूरा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है पूरा का पूरा। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में भी स्लिप है और यहाँ पे नीचे में भी स्लिप है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं स्लिप को कॉमन ले रहे हैं। तो
यहाँ पे आ जाएगा s बाय एस, और अंदर में बचेगा हमारा E2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए R2 में s नहीं था तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s, ठीक है, प्लस s बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ इसका स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा रूट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये क्या हो गया, सिंपली यहाँ पे s का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये s से s कैंसिल हो जाएगा, और I2 हमारा हो जाएगा यानी रोटर करंट, ये हो जाएगा हमारा E2 डिवाइडेड बाय R2 बाय s का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा का रूट। तो ये जो वैल्यू आया ये आया हमारा रोटर करंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट इंड्यूस हुआ रोटर के अंदर I2, और ये जो वोल्टेज है हमारा, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर आपको पता होगा कि cos फाई इक्वल टू होता है R बाय जेड, R पता है हम लोग को और Z पता है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos फाई इक्वल टू R बाय जेड, ठीक है, यानी R2 डिवाइडेड बाय Z हमारा था वैल्यू, ये यहाँ से हमारा वैल्यू ये पता है, यहाँ पे देखिए ये सिंपली हो जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक छोड़ना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ से एक स्टेप और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लिप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में हमारा स्लिप है नहीं, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा R2 बाय एस, ठीक है। अगर स्लिप यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं S बाय एस, ठीक है, तो ये सिंपली ऊपर का R2 बाय एस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R2 बाय एस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से S था तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का रूट। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये आ गया पावर फैक्टर ऑफ रोटर, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली लिखता हूँ R2 बाय एस डिवाइडेड बाय R2 बाय एस का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारा जैसी स्टैंड स्टिल से रोटर बाहर आता है यानी रोटेट करने लगता है, तो हमारा सबसे पहले E2 चेंज हो गया S टाइम स्लिप से, दूसरा हो गया हमारा जो फ्रीक्वेंसी है यानी रोटर फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारा क्या हो गया S इंटू एफ हो गया। उसके बाद जो हमारा रिएक्टेंस था ये भी हमारा हो गया S इंटू x2 इंटू एस हो गया। उसके बाद जो पावर फैक्टर था ये भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो रोटर के अंदर टॉर्क होता है वो टॉर्क किस तरह से वैल्यू आता है और किस तरह से जनरेट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क जनरेट होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग स्टेटर वाइंडिंग के अंदर 3 फेज सप्लाई देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी एक फ्लक्स मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसको थोड़ा डीसी मशीन के साथ कंपेयर करते हैं। डीसी मशीन में क्या होता है, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर भी हमारा कुछ इसी तरह से होता है रिलेशन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, यानी जो स्टेटर फ्लक्स है वो I2 इंटू कॉस फाई 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ये आर्मेचर करंट है, यहाँ पे रोटर करंट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रोटर है और यहाँ पे हमारा आर्मेचर था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे आई, यानी आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमारा रोटर है तो रोटर के अंदर जो करंट फ्लो होगा उस हिसाब से हमने I2 लिखा, ठीक है। डीसी के अंदर हमारा कॉस फाई का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है हमेशा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं लेकर के चलते हैं। लेकिन ये हमारा क्या एसी मशीन है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लेकर चल रहे हैं पावर फैक्टर। किसका पावर फैक्टर, तो रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका, ठीक है। और ये जो मेन फ्लक्स है हमारा फाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमारा मोटर स्टैंड स्टिल पे रहता है यानी रोटर रुका हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि जो E2 है यानी रोटर का जो वोल्टेज होता है ये
स्टेटर के अंदर जो वोल्टेज है इक्वल होता है, ठीक है। कब इक्वल होगा? जब हम लोग 1:1 का रेशियो लेकर के चलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी टेक्स्ट बुक को आप यूज़ कीजिएगा या फिर पढ़िएगा तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के लिए 1:1 का ही रेशियो लेकर के चलता है, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो वोल्टेज हमारा प्राइमरी में होगा वही वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में होगा, ठीक है। यानी ये अगर हमारा 10 वोल्ट है तो ये भी हमारा 10 वोल्ट होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये जो हमारा फ्लक्स है यानी फाई, मेन फ्लक्स यही है हमारा स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो रोटेट कर रहा है। तो ये सिंपली हमारा क्या है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई टू लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो वोल्टेज इस थ्री फेज के अंदर है वही वोल्टेज तो हमारा रोटर के अंदर भी है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाई के जगह ई2, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा ई2 इंटू आई2 इंटू कॉस फाई टू, ठीक है। अब ये हमारा सिंबल हटेगा तो यहाँ पे सिंपली इक्वल टू का साइन आएगा और इसके जगह हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा वैल्यू, यानी इसको के लिखते हैं और बाकी का बाकी वैसे रहेगा ई2 इंटू आई टू इंटू कॉस फाई टू। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं, ई2 का वैल्यू पता है, आई2 का वैल्यू पता है, कॉस फाई टू का वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यानी टॉर्क इक्वल टू के जो कांस्टेंट है हमारा, उसके बाद E2, यहाँ पे हम लोग को टॉर्क स्टैंड स्टील पे पता करना है, ठीक है, यानी स्टैंड स्टील पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हमारा जो वैल्यू E2 है यानी वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि स्टैंड स्टील में मैंने बताया E1 इक्वल टू E2 होता है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, I2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या था हमारा वैल्यू, ये था S इंटू R2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स2 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा R2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ पे ये 2 छूट गया है, ये रोटर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स2 का स्क्वायर, ठीक है। ये पावर फैक्टर का वैल्यू था हमारा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा के इंटू एस इंटू R2 और ये E2 और यहाँ पे भी हमारा E2 है, सॉरी ये वैल्यू जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये E2 है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये E2 इंटू E2 हो जाएगा हमारा E2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स2 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गया ये हमारा आ गया टॉर्क का, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ तक समझ गए तो इसके बाद पूरा का पूरा इजी है। स्टार्टिंग टॉर्क यानी हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो टॉर्क होगा, स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ स्लिप है वहाँ वैल्यू 1 करेंगे, यानी टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा हमारा के इंटू R2 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आया हमारा ये है स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, यानी इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क होगा उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए सिंपली मैं यहाँ पे पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूँ, जो हम लोग का टॉर्क आया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे के इंटू स्लिप इंटू रोटर रेजिस्टेंस इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक तरह से क्या इम्पिडेंस है, क्योंकि रोटर का जो इम्पिडेंस था जब हमारा रोटर रोटेट कर रहा था उस सिचुएशन में इम्पिडेंस क्या था, R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो X2 था वैल्यू, ये स्लिप के साथ गुना हो जा रहा था, यानी S इंटू एक्स2 का स्क्वायर अंडर रूट, यही हमारा क्या था, इम्पिडेंस था, ठीक है।
तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इस टॉर्क को मैं थोड़ा मॉडिफाई, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉर्क है इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई करके लिखता हूँ। तो ये टॉर्क हो जाएगा हमारा k इंटू स्लिप इंटू रोटर रेजिस्टेंस इंटू रोटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए जो नीचे का पूरा टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, z। तो यहाँ से देखिए आपको एक रिलेशन मिल गया कि अगर हम लोग इम्पिडेंस को घटाएंगे तो हमारा टॉर्क अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले हमारा इम्पिडेंस जब हमारा मोटर स्टैंड स्टिल पे था तो इस सिचुएशन में क्या था, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यानी जो पहले रिएक्टेंस था वही का वही था। लेकिन अब जैसे ही हमारा जो है, इसको रूट में डाल देता हूँ, जैसे ही हमारा मोटर जो है रन करने लग गया, यानी हमारे मोटर के अंदर क्या आया, स्लिप आया। तो स्लिप जैसे ही आया तो हमारा जो रिएक्टेंस था ये क्या हो रहा था, स्लिप के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा था। ये भी हम लोगों ने देखा था किस तरह से होता है ये। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इम्पिडेंस जो है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी इम्पिडेंस हमारा चेंज हो रहा है। तो इसके साथ एक और कंडीशन क्या था, जो हमारा रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था यानी E2, ये भी क्या हो जा रहा था, सिंपली हमारा स्लिप के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा था। यानी पहले मान लीजिए 10 वोल्ट था, तो अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्लिप आपको पता है कि 0 to 1 से वेरी करता है, ठीक है, और परसेंटेज में करेंगे तो 0.3 या फिर 0.2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.3 से, यहाँ पे 0.2 से लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10। यानी हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वोल्टेज कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हमारा जो फ्लक्स इंड्यूस होगा रोटर के अंदर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्लक्स कम होगा तो हमारा टॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, यानी टी मैक्स। तो ये देखिए कैसे आता है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली जो टॉर्क का इक्वेशन था वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, k इंटू एस इंटू R2 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारा इम्पिडेंस था R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो S है और ये S है कॉमन ले रहे हैं यानी बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा S डिवाइडेड बाय S और अंदर बचेगा हमारा K इंटू R2 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए R2 के पास S नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड होगा एक, प्लस यहाँ पे स्क्वायर था यानी 2S है यानी 2 स्लिप है तो यहाँ पे सिंपली एक स्लिप बचेगा हम लोग का, और ये बचेगा X2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्लिप कट जाएगा। अब हमारा जो टॉर्क बचेगा ये हो जाएगा k R2 इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर बाय स्लिप प्लस S इंटू X2 का स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको a प्लस बी के स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं यानी a प्लस बी के स्क्वायर में। तो सिंपली अगर इसको हम लोग को उस तरह से अरेंज करना है तो ऊपर का जो वैल्यू था वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको a मान रहे हैं तो सिंपली हमारा R2 था, और स्लिप को अगर स्क्वायर करना है तो इसको सिंपली हम लोग रूट एस लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा s है तो इसको हम लोग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट एस इंटू X2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इंटू कीजिएगा यानी रूट एस तो यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, और यहाँ पे भी देखिए रूट एस इंटू रूट एस यानी s बचेगा। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क इक्वल टू k R2 स्क्वायर R2 बाई E2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा हमारा R2 का स्क्वायर बाय s प्लस X2 का स्क्वायर इंटू s प्लस 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा हमारा R2 बाई रूट एस इंटू बी यानी रूट एस इंटू X2। तो यहाँ से यहाँ ये रूट एस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा k R2 E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 s प्लस X2 स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 R2 इंटू X2। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ गया, और इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपली यहाँ से हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा R2 इक्वल टू एस इंटू X2। ठीक है, और ये वैल्यू यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको। यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिएगा तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा टॉर्क का रियल इक्वेशन था यानी k
इंटू एस इंटू ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे था हमारा आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू, यानी ये था। अब देखिए ये सिंपली हमारा क्या है, एस इंटू एक्स टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टू लिखेंगे। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली ऊपर का जो वैल्यू था वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर टू स्क्वायर प्लस आर टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू के एस इंटू ई टू स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा हमारा टू आर टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आर टू ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा हमारा के इंटू एस इंटू ई टू का स्क्वायर, आर टू तो कैंसिल हो गया हम लोग का, और नीचे में बचेगा यहाँ पे टू आर टू। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे था आर टू इक्वल टू एस इंटू, सॉरी फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर टू इक्वल टू एस इंटू एक्स टू था, ये वैल्यू था हमारा सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे सिंपली अब क्या लिखेंगे हम लोग, के इंटू एस इंटू ई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू एस एक्स टू लिख सकते हैं। यहाँ से फिर से अगेन मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये हमारा रिलेशन आ गया टी मैक्स यानी मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू के इंटू एस इंटू ई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू एस इंटू एक्स टू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है ये रोटर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यानी रोटर से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है रिएक्टेंस पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमारा रोटर का रिएक्टेंस है वो कम से कम हो, जिसके कारण हम लोग का टॉर्क जो है स्टार्टिंग में मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो ये रिलेशन था टी मैक्स का। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी रिलेशन देखते हैं कर्व का, टॉर्क और स्पीड के बीच में क्या कर्व होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बेसिस पे समझाया है कि किस तरह से इंडक्शन मोटर में जब हमारा मोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होता है तो उस सिचुएशन में रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू क्या होता है, और वोल्टेज इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन मैंने बताया, ये जब मोटर के अंदर स्लिप आता है तो उस सिचुएशन में हमारा I2 का वैल्यू क्या होता है, E2 का वैल्यू क्या होता है, X2 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, यानी ये वाला टर्म, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे तभी रहेगा जब हमारा मोटर का जो रेटिंग होगा ये बहुत ही कम होगा, यानी हॉर्स पावर में अगर रेटिंग दिया रहेगा मोटर का तो उस सिचुएशन में ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा मशीन का रेटिंग बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एचपी का था, एचपी में हॉर्स पावर में दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारा किलोवाट रेटिंग में होगा, जैसे मान लीजिए 5 किलोवाट का मोटर है या फिर 10 किलोवाट का मोटर है, तो इसमें ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ से हट करके ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा टर्म पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना है, और टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिखाया गया है, दो जगह दिखाया गया है, एक जगह आगे में दिखाया गया है और एक जगह पीछे में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप बुक में देखिएगा तो बुक में यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से नहीं दिखाया गया होगा, वहाँ पे कुछ दूसरे टाइप से दिखाया गया है। तो ये समझते हैं कि बुक में जो दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, 1:1 का है ट्रांसफार्मर, यानी इधर जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतना ही इधर नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो वोल्टेज यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा E1 है तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, E2 होगा। ठीक है, और जो वोल्टेज हमारे यहाँ पे जो करंट यहाँ पे है इस वाइंडिंग में I1, वही करंट यहाँ पे भी I2। भले ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू I2। ठीक है, और करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V/R, और ये हमारा AC सर्किट है तो सिंपली हो जाएगा V/Z। तो इसको मैं सिंपली लिखता हूँ V/Z। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज जब हमारा रोटर जो है रोटेट कर रहा है तो उस सिचुएशन में वोल्टेज क्या हो रहा है, S इंटू E1। ठीक है,
और यहाँ पे E1 क्यों लिख के चल रहे हैं, क्योंकि ये 1:1 है, तो E1 इक्वल टू E2, यानी दोनों सेम है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सिंपली Z को लिखेंगे R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे S इंटू X2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिंपली रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस तरह से लिखता हूँ, S इंटू E1 यहाँ पे होगा R2 प्लस J X2 इंटू S, ये लिख सकते हैं। अब आप सोचिए ये कैसे आ रहा है। देखिए जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपली मान लीजिए हमारे ये 5 प्लस J3 है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, इसको हम लोग को सिंपली नंबर में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका जब निकालेंगे तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पूरे टर्म को हमने यहाँ पे लिखा था इस तरह से, तो इसको सिंपली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे J लगा देंगे तो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो स्लिप है इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ये स्लिप को और ये स्लिप को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, S बाय एस E1 बटा R2 बाय एस हो जाएगा प्लस JX2, और ये कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू E1 बाय R2 बाय एस प्लस JX2। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, बुक यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ पे सिंपली JX1 और यहाँ पे JX2 लिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे रिएक्टेंस लेकर के चल रहा है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके चल रहा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, बात बराबर है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, E1 बाय Z2, क्योंकि यही तो हमारा रोटर का रिएक्टेंस है ना, यहाँ पे मीन इम्पिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या रिलेशन मिला हम लोग को, ये आ गया हमारा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू E1 बाय Z2, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग Z2 निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा हमारा E1 बाय I1, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सारा का सारा जो वैल्यू है हमारा, यानी जो इम्पिडेंस है ये R2 बाय एस प्लस JX2, ये क्या हो रहा है, प्राइमरी में हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के साइड रेफर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए R1 है, ये X1 है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे R2 होगा, ये हमारा X1 हो X2 होगा, और यहाँ से ये सॉर्टेड होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये हो गया XM और ये हो गया RC, XM और RC, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको इस तरह से, तो इधर हो गया हमारा, ये वाला साइड हो गया स्टेटर और इधर वाला हो गया हमारा रोटर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसमें क्या किया है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे, इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट ना करके इसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये सीधा सीधा लाइन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी हम लोग क्या मिला है, R2 बाय एस, तो यहाँ पे सिंपली R2 बाय एस लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया X1, ये हो गया, सॉरी ये R1 है, X1 है, ये X2 हो गया, और ये हो गया हमारा R2 बाय एस। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि स्लिप जो है ये हमारा 0 से लेके 1 तक वैरी करता है, 0 to 1, ठीक है, यानी 0 to 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्लिप क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक वैरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब स्लिप का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी जब हमारा S 0 होगा तो R2 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ से जब मैं टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँगा, जो कि आगे मैं बताऊँगा आपको, तो ये कुछ इस तरह से जाता है हमारा इंडक्शन मोटर का, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा NS है, तो
इस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। यानी ये हमारा है स्लिप इक्वल टू 1 और यहाँ पे होता है हमारा स्लिप इक्वल टू 0 और ये होता है हमारा स्लिप एट मैक्सिमम स्लिप, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा स्लिप मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा मोटर जो है ns के स्पीड पे रोटेट करता है, इसका मतलब स्लिप जीरो हो गया। स्लिप जीरो हो गया इसका मतलब हमारा क्या हो गया, R2 इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो R2 इन्फिनिटी का मतलब हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होने का मतलब रोटर के अंदर कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी हमारा वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात, वहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा, यानी टॉर्क वहाँ पे जीरो मिलेगा। तो ये एक दूसरा रीज़न है कि हमारा इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट नहीं करता। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो स्लिप यहाँ पे जीरो हो गया और R2 इन्फिनिटी, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो टॉर्क जीरो होने के कारण फिर से हमारा रोटर जो है वो लैग होने लगता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और अभी मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए फिर यहाँ पे जैसे ही हमारा मतलब स्लिप डाउन होगा यानी डिक्रीज होगा, यहाँ पे एस का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो फिर से हमारा रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगा, जिसके कारण हम लोग को फिर से रोटर के अंदर करंट फ्लो होगा और हम लोग को टॉर्क मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम समझाता हूँ कि इंडक्शन मोटर का किस तरह से फेजर डायग्राम बनता है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा इंडक्शन मोटर था और इसको हम लोग सिंपली यहाँ से दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई, ठीक है। और ये जो हमारा सप्लाई है इसको मान लेते हैं EG, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से हमारा एक करंट फ्लो होगा, ये मान लेते हैं IS जो कि स्टेटर करंट है। यहाँ पे करंट आएगा हमारा I0, ठीक है, जो कि मैग्नेटाइज करेगा इसको, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा मान लीजिए IM है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा RC है, IC है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यानी इस पॉइंट से हमारा करंट डिवाइड हुआ तो इधर आ रहा है हमारा I1, ठीक है। अब देखिए इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपली मैं EG को रेफरेंस मान रहा हूँ, यानी जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा का पूरा इंडक्टिव सर्किट है, तो करंट क्या होगा, लैग करेगा वोल्टेज से। तो यहाँ पे जो हमारा IS है यानी जो मेन करंट है ये IS ये सबसे लैग करेगा, यानी वोल्टेज से लैग करेगा, और ये पूरा पूरा 90 डिग्री लैग नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है ना। तो सिंपली मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए हमारा IS जो है लैग कर रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे I0 में आते हैं, ये हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, यानी इधर हमारा I0 है, तो ये जो IC है हमारा, यानी IC क्या है, प्योर रेजिस्टिव के अंदर फ्लो हो रहा है, तो प्योर रेजिस्टिव के अंदर क्या होता है हमारा फेज में होता है, तो सिंपली हमारा ये क्या होगा, IC जो है इस सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में रहेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया IC, ठीक है। अब ये हमारा IM देखिए, ये जो IM है ये हमारा क्या इंडक्टिव है, रिएक्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा है, तो ये सिंपली 90 डिग्री लैग करेगा, यानी ये वोल्टेज से हमारा कुछ इस तरह से लैग करेगा। ये मान लीजिए IM, और इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी यहाँ से सीधे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा, ये जो इसका रिजल्टेंट मिला ये मिला हम लोग को I0, ठीक है, यानी यही हमारा क्या है, I0 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा I1 फ्लो हो रहा है यानी ये वाला करंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IS माइनस I0 कर देंगे तो यही हमारा I1 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा IS था और ये हमारा I0 है, यानी इसके पैरेलल, यानी ये जिस तरह से आ रहा है ये करंट हमारा, उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से पैरेलली इसके ड्रॉ करेंगे करंट, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पैरेलल जाएगा इसके, ठीक है, यानी ये कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारा ये क्या है, करंट माइनस I0 है। माइनस I0 कैसे हुआ, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर था, यानी ये पहले इधर जा रहा था,
अब इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसका माइनस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसका इस तरह से डायरेक्शन किया है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा यही हमारा क्या होगा, आई नॉट होगा। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला देता हूँ, यहाँ पे आके मिलेगा, ये आके यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यही हो गया हमारा I1। तो ये पूरा का पूरा जो था ये हमारा क्या था, फेजर डायग्राम था इस इंडक्शन मोटर का। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो था ये कुछ बेसिक्स था इंडक्शन मोटर को लेकर के। अब हम लोग थोड़ा सा टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है ये बहुत ही पॉपुलर मोटर है, हर जगह इसी का यूज़ होता है, चाहे वो घर हो या फिर इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी ऑफिशियल चीज़ हो। तो इतना पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है ये 3 रीज़न में काम करता है, ठीक है। सबसे पहला है मोटरिंग, ठीक है, यानी एक मोटर की तरह काम करता है। दूसरा है जनरेटर या फिर जनरेटिंग मोड, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ये है इसका ब्रेकिंग मोड, यानी ये 3 मोड में काम करता है। सबसे पहला मोटरिंग, दूसरा है जनरेटिंग और तीसरा है ब्रेकिंग। अब देखिए जैसा आपको पता है कि इस इंडक्शन मोटर के अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्लिप, ठीक है। और ये स्लिप जो है 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। तो अगर स्लिप हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो मोटर होता है ये जनरेटर की तरह काम करता है। और जब हमारा स्लिप का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है, यानी स्लिप इज ग्रेटर देन 1, इसको भूल जाइए अभी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा ब्रेकिंग मोड आता है मोटर के अंदर। ब्रेकिंग मोड कहने का मतलब अगर मोटर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था तो ये जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग कंडीशन या फिर ब्रेकिंग मोड। तो ये इस 3 रीज़न में काम करता है, ठीक है। और ये किसके कारण काम करता है, तो बेसिकली स्लिप के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो कि स्पीड है हमारा। और ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये हमारा ऑरिजिन है। तो देखिए यानी जब हमारा मोटर 0 पे रहेगा, ठीक है, यानी इस 0 पे रहेगा तो यानी स्टैंड स्टिल, यानी ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, स्टैंड स्टिल है। तो स्टैंड स्टिल पे आपको पता होगा कि स्लिप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी s इक्वल टू 1, ठीक है। और आपको पता होगा कि मोटर जो है ये ns के स्पीड पे इसका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, यानी ये पॉइंट जो है हमारा ये है ns, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप का वैल्यू जो होता है हमारा 0 होता है। अब 0 कैसे होता है ये समझ लीजिए। आपको पता होगा कि स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr बाय ns होता है, ठीक है। अगर हमारा रोटर का स्पीड ns हो जाएगा, ठीक है, यानी ns माइनस ns फिर से ns हो जाएगा डिवाइडेड बाय ns, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। समथिंग यानी ऊपर हो गया 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, कुछ किसी भी चीज़ को डिवाइड किए तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इस बेसिस पे हमारा ns के स्पीड पे स्लिप का वैल्यू 0 होता है हमेशा, ठीक है, और स्टैंड स्टिल पे 1 होता है। तो 1 से लेकर के 0 तक अगर हमारा स्लिप का वैल्यू है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोटरिंग जोन, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा मोटरिंग जोन। अगर स्लिप का वैल्यू 0 से कम है यानी इधर वाला पोर्शन, क्योंकि इधर से आइएगा तो इधर हमारा 0 से नीचे आएगा तो माइनस होगा ना, -1 -2 -3, ठीक है। तो इधर वाले रीजन को, यानी इतना दूर जो रीजन है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिंग मोड, ठीक है, या फिर जनरेटिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली s जो होगा 0 से छोटा होगा। और इधर देखिए, यानी जब हमारा स्लिप का वैल्यू 1 से अधिक होगा, यानी s इज ग्रेटर देन 1, तो इधर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग जोन, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं
कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है ये 3 जोन में काम करता है और ये इसका बहुत ही पॉपुलर एडवांटेज है, ठीक है, यानी मोस्ट इफेक्टिव एडवांटेज का यही है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड वर्सेस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इंडक्शन मोटर का वो किस तरह से होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो हुआ हमारा स्पीड का एक्सिस है और ऊपर वाला जो हुआ ये टॉर्क का है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कुछ इस तरह से जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट हुआ हमारा ये है NS। इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। यानी ये जो पॉइंट है हमारा ये है NS, यानी सिंक्रोनस स्पीड। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड पे जो हमारा टॉर्क होता है ये 0 होता है। कैसे 0 होता है? क्योंकि इस सिचुएशन में जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है, रोटर का और मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो गया यानी दोनों पैरेलल चल रहा है। तो दोनों पैरेलल चलता है तो इस सिचुएशन में हमारा कोई भी फ्लक्स कट नहीं होता है। कोई भी फ्लक्स कट ना होने के कारण वहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा यानी करंट जो है रोटर के अंदर वो 0 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का वो 0 हो जाता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, या फिर उसका दूसरा नाम है लॉक्ड रोटर टॉर्क, और इसका एक और नाम है ब्लॉक्ड रोटर टॉर्क, ठीक है। ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रोटर है वो घूमता नहीं है, यानी रुका हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा उठ करके यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पुल डाउन टॉर्क, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये सबसे ऊपर राइज हुआ है कर्व, इसको बोलते हैं हम लोग टी मैक्स, यानी मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ब्रेक डाउन टॉर्क। ब्रेक डाउन टॉर्क का मतलब हुआ कि इस सिचुएशन के बाद, यानी इस टॉर्क के बाद हमारा मोटर, हमारे मोटर के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो और टॉर्क जनरेट करे, तो यहाँ से फिर से क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क, यानी यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो था, जितना भी था ये था मोटरिंग का केस, ठीक है। यानी स्लिप यहाँ पे 1 था, 0 पे है यानी 1 था, यहाँ पे NS पे है यानी ये 0 है, और इधर मैंने बताया था कि स्लिप हमारा नेगेटिव होगा, और इधर मैंने बताया था स्लिप जो है 1 से हमारा ग्रेटर होगा। तो जनरेटिंग मोड में क्या होगा, टॉर्क इसका जस्ट मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज कहने का मतलब कि ये कुछ इस तरह से आकर के यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। और ब्रेकिंग रीजन में क्या होगा, ये टॉर्क हमारा कुछ इस तरह से आता जाएगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेकिंग जोन का टॉर्क, और ये था हमारा जनरेटिंग जोन का टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ से आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि इंडक्शन मोटर जो है किस तरह से काम करता है। अब देखिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो टॉर्क है हमारा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, इस ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर ये टॉर्क का एक्सिस है हमारा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 5 था, ये 10 था, उसी तरह 15 था, 20 था, हाँ। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टॉर्क का वैल्यू ओरिजिन से, यानी इस पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो देखिए, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ इसको समझते हैं। जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर के अंदर, तो हम लोग को एक मिलता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि NS के स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में, यानी जब हमारा फ्लक्स जो है इस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो जो हमारा रोटर होता है ये क्या होता है, रुका हुआ रहता है, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जो होता है बहुत ही हाई होता है। कहने का मतलब, अगर ये
हमारा 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है और हमारा रोटर अभी स्टैंड स्टिल पे यानी 0 आरपीएम। ठीक है, ये भी आरपीएम में ही होगा। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं रिलेटिव मोशन रिलेटिव स्पीड का जो डिफरेंस है बहुत हाई है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा फ्लक्स कट होता है, यानी फ्लक्स जो कट होगा ये काफ़ी हाई होगा। और इस हाई फ्लक्स कटिंग के कारण क्या होगा, जो हम लोग को रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो काफ़ी हाई होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हाई होगा तो करंट का वैल्यू हाई होगा, और करंट का वैल्यू हाई होगा तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो टॉर्क होगा ये काफ़ी हाई होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का इंडक्शन मोटर का कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये टॉर्क था हमारा। ठीक है, और टॉर्क का यूनिट आपको पता होगा न्यूटन मीटर में होता है, और ये था हमारा स्पीड। अब देखिए यहाँ पे सिंपली जो हमारा टॉर्क होगा कुछ इस तरह से राइज होगा और ये फिर से फॉल होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा टॉर्क है यहाँ पे, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड है। इधर वाला जो पोर्शन है हमारा, यानी ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग जोन। ठीक है, और इधर वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल जोन, इधर सिंपली समझिए, इधर हमारा स्टेबल जोन होता है और इधर हमारा अनस्टेबल हुआ, या फिर इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट जोन। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है ट्रांजिएंट जोन। इसका मतलब जब आप ग्राफ में समझिएगा तो ये कुछ इस तरह से अप डाउन, यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, तो इधर जो हुआ यानी जो राइट साइड का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग जोन, और इधर जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल जोन। अब इसको क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको मैं जितना भी वैल्यू है यहाँ पे सब मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारा कर्व था। अब देखिए, मान लीजिए इस इंडक्शन मोटर में हम लोग टॉर्क यानी लोड लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारा, ये मान लेते हैं हम लोग का, ये जो लाइन है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये हमारा है लोड। ठीक है, यानी लोड रिक्वायरमेंट, जो हम लोग को लोड चाहिए। अब देखिए इधर जैसा मैंने बताया था, इधर हमारा क्या है, ऑपरेटिंग जोन है। तो इस पॉइंट पे हमारा इंडक्शन मोटर काम कर रहा है क्योंकि यहीं पे मैच कर रहा है टॉर्क। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा ये इस पॉइंट पे है, यानी ये मान लीजिए हमारा पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस जोन को। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मोटर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, डिस्टर्बेंस होने का मतलब मान लीजिए हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया, यानी इंटरनल फॉल्ट आया मोटर के अंदर। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पॉइंट शिफ्ट हुआ तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप। देखिए इसको जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला जो एक्सिस है हमारा ये स्पीड का है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये NR1 था, यानी रोटर का स्पीड था कुछ वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जैसे ही पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ यानी इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मान लीजिए हमारा जो स्पीड था ये था NR2। तो यहाँ पे हमारा स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी स्पीड इंक्रीज हुआ तो टॉर्क सिंपली डिक्रीज हो गया, क्योंकि रिलेशन है टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टॉर्क हमारा सिंपली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि मान लीजिए लोड को टॉर्क चाहिए 10 न्यूटन मीटर का। ठीक है, लेकिन अब स्पीड बढ़ गया तो सिंपली टॉर्क हमारा पहले से घट गया, यानी मान लीजिए हमारा टॉर्क बचा 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो लोड लगा हुआ है उसको मोटर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर से वो क्या करेगा, अपना स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ही स्पीड डिक्रीज करेगा तो फिर से ये पीछे आएगा, यानी इस पॉइंट पे फिर से आके सेटल हो जाएगा। ठीक है,
यानी जो हमारा पहले ऑपरेटिंग पॉइंट था वही उसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग जोन। अब देखिए, अब मान लेते हैं दूसरा केस, ये जो स्पीड है हमारा यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, सॉरी ये जो हमारा पॉइंट है यानी ऑपरेटिंग पॉइंट जो है यहाँ से अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से हम लोग का मान लीजिए ये NR3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा स्पीड का वैल्यू कुछ कम हो गया, यानी पहले से कम हो गया। अगर इस पॉइंट पे मान लेते हैं 1100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, तो इस पॉइंट पे 1100 से कम होगा वैल्यू, यानी मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1000 आरपीएम पे आ गया, ठीक है। यानी स्पीड डिक्रीज हुआ तो सिंपली हमारा क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। जब ये रिलेशन है यानी स्पीड डिक्रीज हुआ तो टॉर्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, शाफ्ट जो होगा मोटर का वो हाई स्पीड में रोटेट करेगा, यानी क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है। तो फिर से ये क्या होगा, इस पॉइंट से शिफ्ट होकर के फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा, यानी फिर से जहाँ पे पहले था वहीं पे आ जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग जोन, ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको ऑपरेटिंग जोन। अब यही सिचुएशन इधर देखते हैं, जिधर हमारा अनस्टेबल जोन है। यहाँ पे मान लेते हैं पहले हमारा मोटर काम कर रहा था, ठीक है, यानी लोड लेकर के चल रहा था। अब मान लेते हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस हुआ मोटर के अंदर और ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया करके। तो यहाँ से आप सिंपली ड्रॉ कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्पीड होगा, यानी मान लेते हैं ये NR1 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा स्पीड का वैल्यू कम है, यानी स्पीड जो है हमारा डिक्रीज हो गया। स्पीड डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पे जो टॉर्क का वैल्यू है इस पॉइंट पे, यानी टॉर्क भी हमारा डिक्रीज हो गया और स्पीड भी हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा जो पॉइंट है ये मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे समझिए ये मान लीजिए हमारा NR2 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप टॉर्क देख सकते हैं, हमारा टॉर्क क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी इस पॉइंट पे हमारा टॉर्क भी इंक्रीज हो गया और स्पीड भी इंक्रीज हो गया। तो इस लोड के पास ही ना आकर के ये आगे भाग जाएगा, ठीक है, यानी और ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो हम लोग को लोड रिक्वायर चाहिए टॉर्क, वो नहीं दे करके मोटर हमारा आगे भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इधर वाले को बोलते हैं अनस्टेबल जोन और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग स्टेबल जोन, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर्व था। अब देखिए, तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जो हमारा दूसरा इंडक्शन मोटर है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके हम लोग टॉर्क मैक्सिमम जितना चाहिए उस हिसाब से हम लोग अचीव करते हैं। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। तो सिंपली ये मैं बता रहा हूँ आपको वाउंड रोटर के लिए, ठीक है। और इससे पहले जो भी था वो हमारा सिंपली स्क्वायरल गेज रोटर के लिए था, तो इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मान लेते हैं हमारा टॉर्क है, ठीक है, और इधर का जो एक्सिस हुआ ये हमारा स्पीड है। और आपको पता होगा कि सिंपली हमारा जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा NS, और यहाँ पे हमारा स्लिप का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस था रोटर के अंदर, यानी खुद का जो रेजिस्टेंस था वाइंडिंग के कारण, ये मान लेते हैं ये R1 था, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को इतना टॉर्क मिला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब यानी जैसे हम लोग रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वैसे हमारा टॉर्क जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा कि ये टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R2 के। यहाँ पे जो अब टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा, आई मीन ये इक्वेशन पढ़िएगा जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। टॉर्क बराबर होता है K इंटू एस इंटू R2 इंटू E2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो सिंपली हमारा जो टॉर्क होगा यानी स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा ये मैक्सिमम होगा। यानी मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से आया और ये ऐसा आके गिरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरह से आया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2 है, ठीक है। R2 का मतलब
R2 जो है हमारा बड़ा है R1 से, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ से ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है ना, सो सिंपली मैक्सिमम टॉर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। इस पे हम लोग कोई असर नहीं पड़ेगा, बस हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि हम लोग को स्टार्टिंग में जो टॉर्क मिले वो हाई मिले। उसका और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो सिंपली एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये सीधा आकर के हमारा, सॉरी ये जो ग्राफ है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये सिंपली यहाँ पे आके मिलेगा NS पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आके सीधे NS पे मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग एक रेजिस्टेंस और ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये सीधा यहाँ से आ जाएगा इस पे, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में हम लोग को हाई टॉर्क मिला। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये मान लेते हैं R3 है, यानी R3 जो है हमारा बड़ा है R2 और R1 से। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं। लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होता है, तो जब हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं तो इसका कुछ एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, यानी जो हम लोग का नॉमिनल वैल्यू था, यानी जो पहले नॉर्मल रेजिस्टेंस के कारण जो ऑपरेटिंग टाइम था, यानी ऑपरेटिंग जोन हमारा बस इतना ही था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रेजिस्टेंस अलग से लगाया तो इसका ऑपरेटिंग जोन कुछ यहाँ से हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग जोन है, मोटर का जो ऑपरेटिंग जोन है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग जोन जो होता है ये बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का काफ़ी हाई हो जाता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम लोग रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो सिंपली रोटर के अंदर I2R लॉस जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज होगा तो हमारा जो मोटर का एफिशिएंसी होगा, यानी आउटपुट बाय इनपुट, ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्टार्टिंग में हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा मोटर जो है 70 से 80% पिकअप पकड़ लेता है, यानी स्पीड पे आ जाता है, उसके बाद हम लोग इस रेजिस्टेंस को कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ स्विच, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कि अगर हम लोग NS को, यानी सिंक्रोनस स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का जो कर्व है इस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक स्पीड है और ये हमारा टॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमारा टॉर्क कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये मान लेते हैं हमारा NS है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, NS को डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट होगा NS का, यहाँ से चलेगा, यहाँ से लेकर के चलते हैं, यानी ये कुछ इसके पैरेलल आएगा इस तरह से। मैं फिर से थोड़ा ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद और डिक्रीज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद लास्ट क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा NS1 था, NS2 था और ये हमारा NS3 था, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि NS इक्वल टू होता है 120F/P, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हुआ, हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, यानी इधर से हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब NS बढ़ रहा है, यहाँ सब देख सकते हैं कर्व से। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग NS को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क का देखिए कितना वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है हम लोग को। एक बार NS जब यहाँ पे वैल्यू कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई है, हाँ। उस तरह से NS थोड़ा बढ़ा तो उसका टॉर्क बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को वेरिएबल बना करके हम लोग डिफरेंट टॉर्क कर्व अचीव करते हैं। तो यहाँ तक था
कुछ टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब थोड़ा समझते हैं कि इंडक्शन मोटर के अंदर जो पावर फ्लो होता है वो कैसे कैसे होता है। तो ये सबसे पहले मान लीजिए हमारा है स्टेटर, ठीक है। अब स्टेटर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, यानी ये आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। अब स्टेटर के अंदर क्या है, हमारा वाइंडिंग किया हुआ है, तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हमारा सिंपली आई स्क्वायर आर लॉस होगा, ठीक है, यानी कॉपर लॉस, ठीक है। दूसरा जो लॉस होगा कोर होगा, क्योंकि ये सिंपली हमारा वाइंडिंग किया हुआ है, एक कोर के ऊपर किया हुआ है, तो हमारा एक कोर लॉस होगा, ठीक है। और इसके बाद जो पावर बचेगा ये सीधे सीधे जाएगा रोटर के अंदर, यानी यहाँ से जो पावर निकलेगा ये हो गया हमारा रोटर पावर, ठीक है। और इसके अंदर जो पहले पावर आ रहा था, यानी यहाँ से जो पावर मिल रहा था 3 फेज सप्लाई देने से, ये था हमारा PS यानी स्टेटर पावर। अब देखिए कोर लॉस आयरन लॉस माइनस करेंगे तो ये बचा हमारा PR, और यहाँ पे बना हुआ है हमारा रोटर। अब रोटर के अंदर भी क्या है, वाइंडिंग किया हुआ है, प्लस इसका अपना खुद का एक कोर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा और कोर लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो पावर बचेगा ये होगा हमारा PM, यानी मैकेनिकल पावर जो हम लोग को मिलेगा बाहर। और यहाँ पे होता है हमारा बियरिंग, ठीक है, बियरिंग के ऊपर सपोर्टेड रहता है ऐसा शाफ्ट, तो ये है हमारा बियरिंग। तो बियरिंग पे भी हमारा एक तरह से लॉस होगा, कौन सा लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पावर मिलेगा लास्ट में, ये बचेगा हमारा P शाफ्ट, यानी शाफ्ट पे जो हम लोग को पावर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर फ्लो डायग्राम पढ़ते हैं, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इतना मैंने समझाया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडक्शन मोटर के अंदर जब सप्लाई देते हैं तो क्या क्या होता है मोटर के अंदर, किस तरह से रोटर के अंदर करंट इंड्यूस होता है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, किस तरह से हमारा NS स्पीड आता है, और किस तरह से हमारा E2 वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो है, और कुछ यहाँ पे डेरिवेशन इतना लंबा था कि हो सकता है आपको बोर फील हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके समझिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।